मैं तुम्हें कल खुद छोड़ आऊंगा गुल, प्लीज मत जाओ। उसे आईने के सामने खड़े सर पे चादर दुरुस्त करते देख के वो कब से बेबसी से उसकी मिन्नत कर रहा था, वो खामोश थी। गुल प्लीज, कल हम सब साथ जाएंगे ना। वो उसकी खामोशी पे बच्चों की तरह जिद करने लगा। वो उसकी मिन्नत करता उस वक्त कहीं से भी 1 साल पुराना सैयद अहान शाह नहीं लग रहा था, जो सिर्फ हुक्म देने का आदी था। गुल, अब तो मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगा था, तुम फिर भी मेरी बात नहीं सुनती हो। उसे जूता पकड़ के सोफे पे बैठते देख के वो उसे शिकवे से बोला था। वो उसका शिकवा नजरअंदाज करती झुक के अपना जूता पहनने लगी। जब वो तेजी से उसके करीब आता, उसके हाथ जूते से हटाते खुद अपने हाथों से उसके जूते की स्ट्रिप बंद करने लगा। उसके दोधिया सफेद पैरों पे शिद्दत से लब रखने को दिल चाहा था, लेकिन वो अपनी ख्वाहिश दिल में दबाता नॉर्मल अंदाज में उसका जूता बंद कर रहा था। वो यकटक उसकी तरफ देखने लगी। उसने 2 से 3 दफा अपने पैर दूर करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसकी मुज़ाहमत नजरअंदाज करता उसे जूता पहना चुका था। ये क्या तरीका है? उसके जूते पहनाने के बाद वो लहजे को सख्त बनाती गुस्से से बोली थी, इस हालत में तुम्हारा ज्यादा झुकना ठीक नहीं है, तो बस इसीलिए तुम्हें जूता पहना दिया, और प्रॉमिस मैंने अपनी पूरी कोशिश की है तुम्हें बिल्कुल भी टच मत करूं। आहांशा मध्यम लहजे में जवाब देता उसके दोधिया सफेद चेहरे पे नजरें जमाए हुए था। दूर हटे, मुझे नीचे जाना है। उसे अभी तक अपने घुटनों में बैठे देख के वो संजीदगी से खोया हुई थी। अभी वो सब खाना खा रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए खाना छोड़ के आ गया ताकि तुम्हारे जाने से पहले तुमसे कुछ बातें कर लूं। सुबह से तुम्हें मिस कर रहा था, लेकिन तुम सबके साथ बिजी थी। अभी वो सब खाना खा रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए खाना छोड़ के आ गया ताकि तुम्हारे जाने से पहले तुमसे कुछ बातें कर लूं। सुबह से तुम्हें मिस कर रहा था, लेकिन तुम सबके साथ बिजी थी। वो उदासी से बोलता गहरी सांस भर के रह गया। आपको मेरी वजह से खाना छोड़ने की जरूरत नहीं थी, मैं कल का दिन वहां गुजार के आ जाऊंगी। आप इतनी अजीब तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? वो कंधे उचकाती हुई दबे दबे गुस्से से गोया हुई, पता नहीं शायद मैं अभी से तुम्हें मिस करने लगा हूं। समझ में नहीं आ रही सुबह तक तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा। तुम जानती हो, तुम परसों अपने लाला की कुर्बानी के जानवर देखने कुछ घंटों के लिए खान मेंशन गई थी। आई स्वेयर वो चंद घंटे मैंने जैसे कांटों पे गुजारे थे। अब तुम्हारे बगैर एक पल गुजारना भी मुझ पे बहुत भारी पड़ता है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ तुम मेरी इन नॉनसेंस वजूहात की वजह से मेके जाना थोड़ी छोड़ सकती हो। वो उसके चेहरे को हमेशा की तरह हसरत से देखता, चेहरे पे उदास सी मुस्कुराहट सजाए उसे जवाब दे रहा था, राइट, और मैं इन मामूली सी वजूहात के पीछे अपने लाला से मिलना छोड़ूंगी भी नहीं। ये भूल अपने दिमाग से निकाल दे और मेरा रास्ता छोड़े। वो नपे तले अंदाज में बोली थी, लहजा मजबूत था। अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता तुम अपने लाला से मिलना छोड़ दो। तुम शायद मेरी बात का मतलब नहीं समझ रही। मैं सिर्फ अभी वो उसे अपनी सफाई देने की गर्ज से अपना जुमला मुकम्मल करता जब वो उसकी बात काट की रास्ते से हटे। वो मजबूत लहजे में जरा गुस्से से बोली थी, क्या मैं तुम्हें छोड़ाऊं? तुम्हें छोड़ के बाहर से ही वापिस आ जाऊंगा प्लीज। वो शायद उसके साथ मजीद वक्त गुजारना चाहता था, इसीलिए गुजारिश करने लगा। नहीं, क्या आप डॉक्टर की दी गई तमाम हदायत भूल चुके हैं? अभी आपको बेड रेस्ट करनी है। आप क्या चाहते हैं, मैं आपकी इस खराब तबीयत की वजह से 24 घंटे आपके आगे पीछे घूमती रहूं? उसे बार बार हर बात में बच्चों की तरह जिद लगाते देख के वो गुस्से से गराई थी। तुम्हारे यूं डांटने की वजह से सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, वो शिकायती अंदाज में बोला। कौन सब? सब के सब? फिर तो सब मुलाजिम भी मेरा यूं ही मजाक उड़ाते होंगे। जब इस हवेली में मेरी मासूमियत का फायदा उठाते मेरे बाल पकड़ के मुझे यहाँ से निकाला जाता था। वो इस्तेज़ाइया अंदाज में गोया होती आहा चाह के दिल पे छुरियां चलागी। मुझे माफ कर दो गुल, आई स्वेर आइंदा जिंदगी में कभी तुम्हारे साथ ना कोई ज्यादती करूंगा और ना होने दूंगा। वो बेबसी से बोलता उसके नाजुक हाथ थामते थामते रुक गया, क्योंकि वो बुरा मान जाती। खाना और मेडिसिन खा लीजिएगा, अगर इन दोनों चीजों में कोई भी कोताही हुई तो आप जानते हैं आपकी इस कमरे में कोई जगह नहीं बचेगी। वो उसकी बात का जवाब देने के बजाय उस पर अपना हुक्म सादिर करती सोफे से खड़ी हुई। ओके, क्या तुम जा रही हो? उसे सोफे से उठ के अपने दाएं साइड को निकलते देख के आहांशा ने फिर से सवाल किया, लहजा उदास सा। ऑब्वियसली, वो संजीदगी से जवाब देती अपना दरमियाने साइज का बैग उठा के कंधे पे टिकाती दरवाजे की तरफ बढ़ गई। आज ईद है, तुमने मुझे ईद मुबारक भी नहीं कहा। वो उसकी चादर से ढकी पुश्त की तरफ देखता मायूसी से बोला था। उसके इस जुमले पे गुलाली का दिल जोरों से धड़का। क्या तुम्हें मेरी दी गई ईदी पसंद नहीं आई थी? क्या तुमने वो भी डस्टबिन में फेंक दी? उसे कुछ मिनट खामोश देके वो फिर से गोया हुआ था। आपकी बाल लहजे में अफसुर्दगी थी। वो अपनी आंखों में मौजूद नमी पीछे की तरफ धकेलती हंकार उभरते हुए वहां से जाने वाली थी, जब वो तेजी से उसके सामने आके खड़ा हुआ। गुलाली ने खुद को बामुश्किल उसके सीने से टकराने से बचाया था। वो की इस हरकत पे उसे गुस्से से आंखें दिखाने लगी। क्या मैं तुम्हारा माथा चूम के तुम्हें ईद की मुबारकबाद दे दूं? नहीं। ओके, क्या तुम मुझसे नाराज होके तो नहीं जा रही? वो अब सवाल दोहरा रहा था जब गुलाली कुछ घंटों के लिए खान मेंशन गई थी। मर्जी से जा रही हूँ, गुलाली ने उसी रोज वाला जवाब दोहराया। फिर वापस आओगी ना? मूड पे डिपेंड करता है।
ओके, मैं तहज्जुद में दुआ मांगूंगा तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए और तुम कल हमारे साथ ही वापस आ जाओ। क्या तुम मेरी दुआ की कबूलियत का वसीला बनोगी? वो आराम से उसकी बात मानता अब उससे अपनी मनवा रहा था। वो लाजवाब हुई। दुआ तो बेशक अल्लाह ने कबूल करनी है, लेकिन तुम वसीला भी तो बन सकती हो ना, जिस तरह से मेरी जान बचाने का वसीला बनी थी। उसकी खामोशी पे वो उसे वजाहत देने लगा। तुम नहीं मानोगी तो मैं अपनी दुआओं का जोर बढ़ा दूंगा। आहांचा की इस कदर पुख्ता बातें गुलाली को बार बार लाजवाब कर रही थी। वो तहज्जुद में मांगी गई दुआओं पे किस कदर यकीन रखता था। एक दुआ मजीद करेंगे? हाँ बोलो। वो फिक्रमंदी से गोया हुआ। आहांचा को उसकी भराई आवाज पे फिक्र हुई। दुआ कीजिएगा खुदा मुझे बेटी ना दे, क्योंकि मैं नहीं चाहती जो उसके बाप ने मेरे साथ किया कल को कोई मुकाफाते अमल में मेरी बेटी के साथ दोहराए। कोई मेरी बेटी को बालों से पकड़ के अपने घर से निकालेगा तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी? कोई दूसरों की बातों में आके मेरी बेटी की तस्दील करेगा, क्या मेरा दिल नहीं फटेगा? अपनी बेटी को जंगल की इस अंधेरी रात में तसव्वुर करना जिस कदर तकलीफ दे है वो शायद आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो तकलीफ गुलाली इस्माइल खान से बेहतर कोई महसूस नहीं कर सकता। इसीलिए जरूर दुआ कीजिएगा अल्लाह मुझ जैसी गुनाहगार औरत को बेटी जैसी रहमत से ना नवाजे। पता नहीं ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो मेरी आजमाइश खत्म होने को नहीं आती। वो अपने गालों पे लुढ़कते आंसू बेदर्दी से साफ करती आहांचा को साकित करते हुए कमरे से निकल चुकी थी। आहांचा की जुबान जैसे तालू से चिपकी थी, बोलने को कुछ रहा ही नहीं था। क्या मसला है तुम्हारे साथ? मेरी जान छोड़ क्यों नहीं देते हो? वो लाउंज की मुखालिफ सिमत मौजूद वॉशरूम की तरफ बढ़ती हाजी खान को हाथ धोते देख के दबी दबी आवाज में गर्राई थी। वो अपने हाथ टॉवल से साफ करता, उसे सोचने समझने का मौका दिए बगैर कोहनी से पकड़कर अपनी तरफ खींचता, वॉशरूम का दरवाजा बंद करते उसे एक झटके में दरवाजे के साथ लगाता। मिराल चाह के 14 तबक रोशन कर चुका था। ये सब उसने इस कदर अचानक किया था कि वो चीख भी नहीं पाई। क्या तुम्हारा दिमाग सेट है? ये क्या हरकत है? मेरी हवेली में मेरे चार भाई मौजूद है जो तुम्हारी इस हरकत पे तुम्हारी चमड़ी उधेड़ के रख देंगे। मैं जानता हूँ ये गैर इखलाकी हरकत है, लेकिन चूंकि हमारा बाहर सबके सामने मिलना नामुमकिन था, इसीलिए मुझे हमारी मुलाकात के लिए यही जगह चुननी पड़ी। और वैसे भी अगर तुम्हें याद हो तो हमारी पहली मुलाकात भी वॉशरूम में हुई थी, तो सोचा क्यों ना उसकी याद ताज़ा कर ली जाए। हाजी खान का लहजा संजीदा था। हाजी खान की सांसों की तपिश अपने चेहरे पे महसूस करती मिराल शाह अपनी पूरी कुव्वत से उससे अपना बाजू छुड़वा की। मैं तुम्हें टच नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम बाहर भाग जाती, इसीलिए मजबूरी में तुम्हारा बाजू थामना पड़ा। उसे फिर से बाहर जाने की करते देख के वो एकदम से उसके दाएं बाएं अपना हाथ टिकाता मध्यम आवाज में गोया हुआ। तुम्हारा यहाँ से जिंदा वापस जाने का इरादा नहीं है मेजर? तुम्हें और मुझे अभी इस वक्त यहाँ किसी ने देख लिया तो जान ले लेंगे तुम्हारी। वो उसके सीने पे एक साथ 2 से 3 मुक्के जोर से जड़ती मध्यम आवाज में गराई थी। सच बताऊं तो तुम्हें किसी और के दिए गए लिबास में मलबूस देख के वाकई यहाँ से जिंदा वापस जाने को दिल नहीं कर रहा। वो गहरी सांस भरते उसके सरापे पे एक भी गलत निगाह डाले बगैर इस्तेज़ाइया अंदाज में गोया हुआ था। मिराल शाह ने उसकी तरफ चौंक के देखने की एक्टिंग की थी। क्या मतलब? मेरा फियांसी मुझे ईद भेजेगा तो क्या मैं उसके दिए गए? शट अप मिराल शाह। अभी मिराल शाह उसे जलते तवे पे बिठाने के लिए अपना जुमला मुकम्मल करती जब वो उस पे अपना चेहरा झुकाता शदीद गुस्से से गराया था। उसने काफी मुश्किल से खुद को दरवाजे पे मुक्का मारने से रोका। वाई शुड आई शट अप? यू गो टू हेल एंड लीव मी। वो जवाबन खामोश रहने के बजाय उसे खुद से दूर धकेलती शेरनी की तरह गराई थी, लेकिन आवाज इतनी जरूर रखी थी जो बाहर तक ना जाए। उसे गुस्से में आते देख के हाजी खान ने गहरी सांस भरते हुए अपना गुस्सा दबाया। मैंने तुम्हें एक सॉरी टेक्स्ट लिखा था, तुमने उसका रिप्लाई क्यों नहीं किया? मैंने जरूरी नहीं समझा। और कुछ? क्या मैं तुम्हारे लिए जरूरी नहीं हूँ? नहीं। क्या अब मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? नहीं। तुम पहले मुझे कब अच्छे लगे थे? वो इस्तेज़ाइया अंदाज में हंसी। उसके जवाब पे हाजी खान के दिल को टोका सा लगा। मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता था तो फिर तुमने मुझे ये वॉच गिफ्ट क्यों की? गलती से। मिराल शाह के पास जैसे उसके हर सवाल का जवाब था। मैं तुम्हारी वॉच भी लेके आया था ताकि तुम्हें पहना सकूं। अगर मैं तुम्हें ये वॉच पहना दूंगा तो क्या हम दोनों दोस्त बन जाएंगे? नहीं, तुम मेरी दोस्ती के लायक नहीं हो। तुम मेरे लेवल पे पूरा नहीं उतरते। मैं जिससे दोस्ती करती हूँ जान छिड़क देती हूँ। मेरा बेस्ट फ्रेंड सिर्फ शाह सवार शाह है और हमेशा वही रहेगा। मैं ना खुद मासूम हूँ और ना तुम्हारी तरह के डबल फेस लोगों से दोस्ती करती हूँ जो पल में मासूम बन जाए और पल में कोई दूसरा रूप इख्तियार करने। हम एक दूसरे के साथ फिट नहीं आ सकते। तुम शुरू दिन से मेरे दुश्मन थे और आखिर दिन तक सिर्फ दुश्मनी रोके। आज अल्फाज की मार मारने की बारी मिराल शाह की थी और वो उसके आगे झुकने के बजाय उसे अल्फाज की मार मारती अपना बदला उतार रही थी, क्योंकि उसे बदला उतारे बगैर सुकून ही कब मिलता था। उसके इस जवाब पे हाजी खान का दिल किरचियों में तकसीम हुआ। वो हमेशा उसकी मासूमियत पे तंज किया करती थी। वो उसे कैसे यकीन दिलाता वो उसके सामने जान के मासूम नहीं बनता? ये सब तो उससे खुद ही हो जाता है। मैं डबल फेस नहीं हूँ। वो अपने आंसू पीछे की तरफ धकेलता सिर्फ एक मुख्तसर सा जुमला बोल पाया था। उसे उसके अल्फाज ने काफ़ी हर्ट किया था। वॉट एवर। मिराल शाह का अंदाज लापरवाह था।
मैं आइंदा से किसी लड़की से गिफ्ट नहीं लूँगा, ना ही किसी को गिफ्ट दूंगा, तुमसे भी बात नहीं करूँगा, तुम्हें मेरू भी नहीं बोलूँगा, तुम सब मुझे हर्ट करते हो। वो उसे बच्चों की तरह धमकियाँ लगाता जा रहा था, लेकिन उसके गिफ्ट भी उसे वापस नहीं कर रहा था। आखिर को कैसे वापस करता? उन गिफ्ट्स में ही तो उसकी जान कब्ज थी। मिराल शाह को उसके इस कदर क्यूट अंदाज में बेहद प्यार आया था। उसकी नम होती समुद्री आंखों को देखे वो उसका मजीद दिल ना दुखा पाई। वो बहुत कम वक्त में जान चुकी थी वो बेहद सेंसिटिव है। तो ना बोलो, मैं कौन सा तुम्हारे मुंह से मीरू सुनने के लिए तड़प जा रही हूँ। मिराल शाह दिल की पुकार को नजरअंदाज करती नाक चढ़ाते हुए लापरवाही से गोया हुई। सुबह होगी? वो उसकी कड़वी कुसीली बात के जवाब में एक उम्मीद के तहत इस्तफसार करने लगा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे उस मेंशन में कदम रखूंगी जहाँ से तुमने मुझे बेइज्जत करके निकाला था? वो इस्तेज़ाइया अंदाज में मुस्कुराती सर झटक के गोया हुई। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स। हाजी खान ने आज पहली बार उसे उसके मुंह पे सॉरी बोला था। मुझे तुम्हारी सॉरी की ज़रूरत नहीं है। मुझे जायशा ने काफ़ी दफ़ा कल तुम्हारे मेंशन आने का बोला है, लेकिन मैं कल शाहसवाज के घर इनवाइटेड हूँ। आई डोंट हैव टाइम। वो सर झटक के एटीट्यूड से बोलती वॉशरूम का दरवाज़ा खोलने लगी। ओह, वैसे मैं ईद के बाद कश्मीर चला जाऊँगा, इसीलिए सोचा तुम सबके साथ आखिरी बार गेट टुगेदर हो जाए, फिर पता नहीं कब मिले। वो अब गुस्सा और मासूमियत दिखाने के बजाय अपने तमाम जज्बात दिल में दबाता निचला होंठ दांतों तले काटते मध्यम आवाज़ में गोया हुआ था। उसके मुंह से खुद से ज़्यादा शाहसवाज शाह की इंपॉर्टेंस सुन के जिस तरह से हाजी खान का दिल जलता था वो बयान से बाहर था। उसका मुद्दा सुनने के बाद मिराल शाह साकित हुई थी। दरवाजे के हैंडल पे रखा हाथ वहीं पे थम चुका था। क्या वो हमेशा हमेशा के लिए कश्मीर चला जाएगा? ये सोच ही मिराल शाह का दिल चीर चुकी थी। वो उसकी तरफ देखने के बजाय अपनी आंखों में मौजूद आंसू पीछे की तरफ धकेलती तेजी से वॉशरूम से बाहर निकलती अपने कमरे की तरफ भाग चुकी थी। सर चुकर लाउंज में उस वक्त कोई नहीं था। उसे बिना जवाब दिए ही जाते देख के हाजी खान अपने हाथ में पकड़ी वॉच वापिस से जेब में डालता गहरी सांस भरते अपने चेहरे पे पानी के छींटे मारने लगा, क्योंकि आंसू जब्त करने की वजह से उसकी आंखें गुलाबी हो रही थी। महबूब के मुंह से किसी तीसरे का नाम सुनना किस कदर तकलीफ दे था, कोई हाजी खान से पूछता। वो तकरीबन 20 मिनट से ऊपर अपने कमरे में चक्कर लगाता उसका इंतजार कर रहा था। वो अब तक ऊपर नहीं आई थी। जब वो अपना खाना छोड़ के ऊपर आ सकता था तो क्या वो उसे मनाने की गर्ज से ऊपर तक नहीं आ सकती थी? क्या वो उसके लिए इतना गैर ज़रूरी हो चुका था? वो कब से टहलता हुआ गुस्से से सिर्फ यही बातें सोचता वक्फे वक्फे से कमरे में तबाही कर रहा था। वो ड्रेसिंग टेबल, साइड टेबल और सेंटर टेबल से एक एक चीज़ उठा के दीवार और ज़मीन की जीनत बना चुका था। जब उन पर से उठा के तमाम चीज़ें तोड़ चुका तो गुस्से से अपने बालों में हाथ फेरता अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा गया। वो तेजी से सीढ़ियां उतर रहा था जब निगाहें लाउंज के मंजर की तरफ उठी थी, जहां हाजी खान, गुलाल लई खान और जायशा खान सबसे मिलते शायद खान मेंशन की तरफ रवाना होने वाले थे। अर्जुम शाह के गुस्से में इजाफा हुआ। वो उसे मनाए बगैर वापस जा रही थी, बिल्कुल उसी रोज़ की तरह। उसका बस नहीं था गुस्से में ऊंचा ऊंचा चीखना चिल्लाना शुरू कर दी, लेकिन वो खुद पे जब्त करता रहा। गुस्से से सुर्ख होती शहद रंग आंखें हनूज उस पर टिकी हुई थी। लाउंज में मिराल शाह मौजूद नहीं थी। जायशा खान उसके कमरे में जाके उससे पहले ही मिल चुकी थी, जबकि गुलाली ने यह जहमत करना ज़रूरी नहीं समझा था। वो तीनों शाह बीबी के अलावा लाउंज में मौजूद सबको अल्लाह हाफिज़ बोलते वहाँ से निकल रहे थे। जब खुद पे नज़रों की तपिश महसूस करती जायशा खान ने बेसाख्ता निगाहें उठा के सीढ़ियों की तरफ देखा, जहां से वो उसे आग उगलती निगाहों से देख रहा था। वो अपनी आंखों में पानी लिए शिकवे से निगाहें फेरती अपने लाला के हमकदम हुई, क्योंकि उसका शोहर आज उसकी ईद खराब कर चुका था। उसके निगाहें फेरने पर अर्जुम शाह ने शदीद गुस्से से चीखते हुए अपने हाथ का मुक्का बना के रेलिंग पे मारा। शाह हवेली के तमाम मकीनों ने चौंकते हुए ऊपर सीढ़ियों की जानिब देखा था। गुस्से से सुलगते अर्जुम शाह को देखते वो सब हैरान हुए थे। खान फैमिली जा चुकी थी। क्या हुआ, तुम्हें हाथ तोड़ने का इरादा है? उसे पागलों की तरह रीलिंग पे मुक्के मारते देख के काजिम शाह ने उसे गुस्से से डपटा था। हाथ तो मैं इसकी फुर्सत से तोड़ूंगा, बल्कि हाथ क्यों, मैं इसका मुंह तोड़ूंगा अपने तरीके से। वो गुस्से से बुड़बुड़ाता हुआ तेजी से अपने कमरे में बंद हुआ था। उसकी बुड़बुड़ाहट की आवाज़ कम थी, जो उनमें से कोई भी नहीं सुन पाया था। सबने एक दूसरे की तरफ देखते हुए कंधे उचकाए थे, क्योंकि उसके बिला फजूल के गुस्से की समझ किसी को नहीं आई थी। कमरे में आते ही गुस्से से अपने चेहरे पे हाथ फेरता वो खिड़की की तरफ बढ़ा। उसे बिना ऊपर अपने कमरे की खिड़की की तरफ देखते यूं ही हाजी खान की गाड़ी में सवार होते देख के अर्जुम शाह ने अपने हाथों की मुट्ठियां भींची थी। उस साले का यूं अचानक पैदा होना ज़रूरी था? अगर ये हयात ना होता तो इस वक्त जायशा खान अपनी जान बख्शी के लिए मेरे लबों में सिसकियां भर रही होती, लेकिन मैं अपनी इतनी इग्नोरेंस पे इसकी जान बख्शी किसी सूरत नहीं करता। वो गुस्से से गराता हुआ खिड़की को जोर से बंद करता अब अपने बेड की तरफ बढ़ा था। ईद का ब्रांडेड सूट तमीज से उतारने के बजाय उसने अपनी सफ़ेद कमीज गले से चीर के एक झटके से अपने जिस्म से अलग करते सोफे पे फेंकी थी। वो तकरीबन 20 से 25 मिनट तक कमरे में टहलता, फिर से अपना गुस्सा जब्त करने की कोशिश करने लगा। सुकून चैन किसी सूरत नहीं आया तो अपना आईब्रो गुस्से से अपने अंगूठे से मसलता साइड टेबल पे पड़ा फ़ोन उठा के यूं ही ऑन करने लगा।
سائڈ ٹیبل پہ واحد یہ فون تھا جو اس کے غصے کا نشانہ نہیں بنا تھا۔ وہ صبح سے فون ابھی چیک کر رہا تھا۔ جب سے وہ عید کی نماز پڑھنے گیا تھا اس کا فون تب سے اس کے کمرے میں تھا اور اس کے بعد سے وہ کمرے میں نہیں آیا تھا۔ نیچے لاؤنج میں ماں باپ کو چھیڑنے کے بعد وہ ڈائریکٹ جانوروں کے پاس گیا۔ فون آن کرتے ہوئے نظریں سب سے پہلے واٹس ایپ کے نوٹیفیکیشن کی طرف اٹھی تھیں۔ زی بیبی کی طرف سے ان ریڈ میسیجز دیکھ کے اس کا دل دھڑکا تھا۔ اس نے فوراً سے اس کی چیٹ اوپن کی۔ عید مبارک ہو آپ کو۔ یہ میسیج صبح 9:30 بجے کا تھا۔ میسیج کے ساتھ ایک عدد سرخ دل والا ایموجی بھی بھیجا گیا۔ آپ نے ابھی تک میرا میسیج نہیں دیکھا؟ کیا آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ یہ میسیج صبح 11 بجے کا تھا۔ میں آپ کی حویلی آ رہی تھی تو سوچا آپ سے پوچھ لوں کہ کیا پہنوں۔ یہ میسیج 11:30 بجے کا تھا۔ آپ نے ابھی تک میرے میسیج نہیں دیکھے؟ یہ میسیج 11:45 کا تھا۔ میں آپ کے رپلائی کا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ میسیج 12 بجے کا تھا۔ سوچ رہی ہوں ڈارک گرین پہن لوں کیونکہ آپ نے تو کوئی عیدی بھیجی ہی نہیں۔ رائے مانگنے کے ساتھ ساتھ شکوے کا اظہار بھی کیا گیا۔ یہ میسیج دوپہر 12:30 بجے کا تھا۔ اتنے دنوں سے کافی بزی ہیں آپ، بندہ ایک رپلائی کر دیتا ہے۔ یہ میسیج دوپہر 1 بجے کا تھا۔ میں آپ کے بعد آپ کی حویلی کبھی نہیں آؤں گی اور نہ ہی اب سے آپ کو میسیج کر کے ڈسٹرب کروں گی۔ یہ میسیج دوپہر 5:30 بجے کا تھا، یعنی اس وقت کا جب عظیم شاہ لیونگ روم میں اسے عید کی مبارک دیے بغیر وہاں سے نکلا تھا۔ شاید یہ میسیج اس نے روتے ہوئے لکھا تھا۔ اف! اس کے یہ سارے میسیج پڑھتے عظیم شاہ کا غصہ جھاگ کی مانند بیٹھا، دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ صبح سے اسے میسیج کرتی باتوں باتوں میں مناتی رہی تھی اور وہ تھا کہ اس قدر بے خبر تھا۔ زی عظیم شاہ نے شرمندگی سے اسے مختصر سا میسیج لکھا لیکن اس کا میسیج سین نہیں کیا گیا۔ آئی ایم سوری خانی۔ اس کے میسیج سین نہ کرنے پہ عظیم شاہ نے بیڈ پہ لیٹتے ہوئے اسے ایک میسیج مزید کیا، لیکن اب ضد دکھانے کی اس کی باری تھی اور وہ ضد دکھا رہی تھی۔ عید مبارک۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبائے اسے عید کی مبارکباد پیش کی۔ جب 1 سیکنڈ میں اس کا رپلائی موصول ہوا۔ شٹ اپ! اس قدر کڑکدار رپلائی عظیم شاہ نے اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کی زی بیبی کبھی اس کی یوں بےعزتی کرے گی، لیکن وہ کر رہی تھی کیونکہ وہ اس وقت اس کے سامنے نہیں تھا۔ اگر سامنے ہوتا تو اس کی طرف دیکھنے کی غلطی بھی کیسے کرتی؟ تم اپنے مجازی خدا سے بدتمیزی کر رہی ہو۔ وہ اپنی مسکراہٹ دباتا ناک چڑھا کے میسیج ٹائپ کرتے اسے سینڈ کر گیا۔ تمہیں اپنے طریقے سے ایسا شٹ اپ کروں گا، یاد رکھو گی تم۔ لگے ہاتھ عظیم شاہ نے بھی اسے دھمکی لگائی کیونکہ وہ اس کا میسیج سین کر کے اگنور کر چکی تھی۔ بلیک مینو لینے آ رہا ہوں میں۔ مسلسل اپنے میسیجز کو اگنور ہوتے دیکھ کے وہ اب تب کے اسے میسیج کرتا الماری کی طرف بڑھتے ہوئے اپنی بلیک شلوار قمیض نکال رہا تھا کیونکہ سفید قمیض تو وہ اپنے ہاتھوں سے چیر چکا تھا۔ میں نہیں پہنوں گی اور نہ ہی آپ کے ساتھ کہیں جاؤں گی۔ اب یہ بھی دن آنے تھے جب سید عظیم شاہ نے اس سالے گدھے کو وقت آنے پہ باپ بنانا تھا۔ وہ سر جھٹک کے برابر بڑبڑاتا ہوا اسے پھر سے فون ملا رہا تھا کیونکہ پہلی کال وہ اس کی بھرم دکھاتے ہوئے سر سے کاٹ چکا تھا۔ ظاہشہ خان کا غسیلہ سا رپلائی پڑھتا وہ مسکراتا میں میجر خان کا نمبر ملا رہا تھا۔ کہاں ہیں آپ؟ مینشن پہنچ گئے؟ عظیم شاہ ضبط سے تمیز کا مظاہرہ کرنے لگا۔ کام کی بات پہ آؤ۔ دوسری طرف سے موجود حاضی خان نے اپنے میجر ہونے کا ثبوت دیا۔ وہ جیسے اس کی چاپلوسی کرنے پہ ہی جان چکا تھا اس نے ضرور کسی کام کے لیے فون کیا ہے۔ اگلے آدھے گھنٹے تک اپنی بہن کو تیار کروا کے لاؤنج سے باہر نکال دیجیے گا۔ میں آدھے گھنٹے تک وہاں پہنچ کے اسے لے جاؤں گا۔ عظیم شاہ نے بھی کام کی بات پہ آتے ہوئے اس سے اجازت مانگنے کے بجائے حکم صادر کیا۔ کیوں؟ وجہ؟ حاضی خان کی غصے بھری آواز فون سے گونجی تھی جس پہ عظیم شاہ نے آنکھیں گھماتے ہوئے بڑی مشکل سے اپنی بے باک زبان کو کنٹرول میں کرتے گلا کھنکارا تھا۔ میں اپنی پرسنل باتیں کسی دوسرے کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتا۔ آدھے گھنٹے تک اسے تیار کروائیں، میں صبح ہونے سے پہلے اسے مینشن چھوڑ جاؤں گا۔ عظیم شاہ کا لہجہ ہنوز تمیز سے بھرپور تھا۔ صبح ہونے سے پہلے کیوں؟ اور تم رخصتی سے پہلے اس سے یوں رات کے وقت نہیں مل سکتے؟ صبح کی روشنی میں اپنے پورے خاندان کے ساتھ دعوت پہ آ جانا۔ حاضی خان غصے سے بھڑکا تھا۔ مجھے ظاہشہ خان سے ابھی اور اسی وقت ملنا ہے اور ہر صورت میں ملنا ہے۔ آپ مجھے روک نہیں سکتے۔ میں نے اگر رات کے اس اندھیرے میں بہکنا ہوتا تو پچھلے 2 مہینوں سے بہک چکا ہوتا جب وہ دن رات اپارٹمنٹ میں مجھے میسر تھی۔ عظیم شاہ اس کی بات سنتے غصے سے اپنی پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ وہ حاضی خان کی بات کا مطلب سمجھ چکا تھا۔ آواز نیچی رکھو، تمہاری اسی بدتمیزی کی وجہ سے تو مجھے کسی صورت قبول نہیں ہو۔ وہ عظیم شاہ کے جواب پہ لاجواب ہوتا دانت پیستے ہوئے غرایا۔ نکاح آپ کی بہن کے ساتھ پڑھوانا تھا جو میں الحمدللہ پڑھوا چکا ہوں۔ اب مجھے آپ تو کیا پورے پاکستان بھی قبول نہ کرے تو سید عظیم شاہ کو گھنٹہ فرق نہیں پڑتا۔ مجھے ظاہشہ خان اگلے آدھے گھنٹے میں اپنی گاڑی میں چاہیے اور ہر صورت چاہیے ورنہ اس کے ہوش میں بذات خود خان مینشن میں آ کے ٹھکانے پہ لگاؤں گا۔ عظیم شاہ لاپرواہی اور غصے سے جواب دیتا فون بند کر کے صوفے پہ پھینکتا اپنی سیاہ شلوار قمیض لیے باتھ روم کی طرف بڑھا۔
उसे धमकी भरे अंदाज में फ़ोन काटते देख के हाजी खान ने दांत यूं पीसे थे जैसे दांतों तले अर्जिम शाह की गर्दन हो। खैर वो अपनी मनकूहा से मिलना चाहता था तो ये उसका हक था, क्योंकि वो उसके निकाह में थी। वो उससे ज़्यादा उस ज़िद्दी इंसान पे पाबंदी नहीं लगा सकता था। उसने उसे खान मेंशन आने दिया था और इतने दिन से यहाँ आके तंग नहीं किया था। हाजी खान के लिए यही काफ़ी था। हाजी खान गहरी सांस भरता हुआ आयशा खान के कमरे की तरफ बढ़ा। रात के 3 बज रहे थे और मिराल शाह को अभी तक नींद नहीं आ रही थी। वो हाथ में मोबाइल फ़ोन थामे लाशौरी तौर पे उसके मैसेज का इंतज़ार कर रही थी। जिस दिन से वो कुर्बानी के जानवर ख़रीद के लाया था, वो उसे हर रात मैसेज करता। वो जब तक उसे रिप्लाई नहीं करती थी, वो सुकून से नहीं बैठता था। उसके मैसेजेस में आधे से ज़्यादा मैसेज सिर्फ एक लफ्ज़ मीरू पे मुश्तमिल होते थे। लेकिन आज रात उसने उसे एक मैसेज नहीं किया था। इवन उसने सुबह ईद की नमाज़ पढ़ते ही उसे ईद मुबारक का मैसेज भी किया था, लेकिन मिराल शाह ने उसे जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा था। उसके ढेरों की तादाद में मौसूल होते मैसेजेस में से वो सिर्फ 1 या 2 का लापरवाही से जवाब दे दिया करती। वो उसका एक मैसेज 100,000 दफ़ा पढ़ती थी। अब तो उसे उसकी पूरी चैट हिफ्ज़ हो चुकी थी, लेकिन वो जानबूझ के उसके मैसेजेस पे लापरवाही ज़ाहिर करती थी ताकि उसके सामने उसकी इज़्ज़त नफ्स कायम रहे। क्या मैंने उसे कुछ ज़्यादा बोल दिया? वो खुद से मुखातिब अपने बॉब कट बालों को झटकती बैकग्राउंड के साथ टेक लगा के बैठी थी। कितना मासूम है वो, और मैं हमेशा उसकी मासूमियत पे तंज कर जाती हूँ। हाय, जब हर्ट होता है तो कितनी मासूम सी शक्ल बनाता है। उफ, दिल करता है उसके सुर्ख गाल चबा जाऊँ। अस्तगफार, मैं भी क्या क्या बोल रही हूँ। वो खुद से बातें करती उसका मासूम चेहरा याद करने लगी। वो उसे सोचने में मसरूफ़ मुस्कुराती हुई उसकी पुरानी चैट पढ़ रही थी। वो भी ऑनलाइन था, शायद वो भी उसकी पुरानी चैट पढ़ रहा था। तुम्हें मीरू भी नहीं बोलूँगा, तुम सब मुझे हर्ट करते हो। तुम्हारे तो अच्छे भी मुझे मीरू बोलेंगे जानी। वो उसके दोपहर के अल्फाज याद करती अपने ख्यालों में उससे मुखातिब थी। क्या अब मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? साले ये पूछो, तुमसे ज़्यादा अच्छा भी कोई लगता है? वो अपनी शहादत वाली उंगली अपने गुलाबी भरे भरे होंठों में दबाती मुस्कुराहट जब्त करते हुए खुद से मुखातिब हुई थी। वो अभी तक उसका दोपहर वाला अंदाज भूल नहीं पा रही थी। ओह, वैसे मैं ईद के बाद कश्मीर चला जाऊंगा। वो अपने उसके ख्यालों में मगन थी जब उसका ये जुमला याद करते हुए मिराल शाह के चेहरे पे उदासी छाई थी। क्या तुम्हें शाहसवार वाकई मुझसे बहुत अच्छा लगता है? वो जो गायब दिमागी से फ़ोन पे निगाहें जमाए उसे सोच रही थी। रात के 3:30 बजे उसका मैसेज मौसूल होते ही वो होश में आई थी। साथ ही अपनी लापरवाही पे गुस्सा भी आया था। वो पहले से उसकी चैट में थी, यानी उसका मैसेज मौसूल होते ही वो सीन कर चुकी थी कि वो क्या सोच रहा होगा। वो उसके मैसेज का इंतज़ार कर रही है। हाजी खान का मैसेज पढ़ते हुए मिराल शाह का कहका बेसाख्ता था। हाय मेरा मासूम बच्चा। वो फ़ोन से ही उसकी बलाएं लेती हंसते हुए खुद से मुखातिब हुई। ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। तुम अपनी बात पे कायम रहो। तुमने बोला था तुम मुझसे कभी बात नहीं करोगे, तो फिर क्यों कर रहे हो मुझसे बात? वो लापरवाह बनने की एक्टिंग करते हुए ये मैसेज टाइप करती हंसने लगी। अब उसे हाजी खान को तंग करने में मज़ा आ रहा था। क्या तुम्हें मैं याद नहीं आता? उफ, उसका ये मासूमियत भरा अंदाज। वल्लाह मिराल शाह उसकी मासूमियत पे मर मिटी थी। नहीं, मैंने तुमसे फ़िलहाल कोई उधार नहीं लेना, इसीलिए तुम्हें याद करना बनता नहीं है। वो इतराते हुए मैसेज टाइप करती उसे सेंड कर गई। मैं तुम्हें उधार दे देता हूँ, फिर तुम मुझे याद रखोगी? हाजी खान की तरफ से मजीद एक मासूमियत से लबरेज मैसेज मौसूल होते ही मिराल शाह का कहका पहले से ज़्यादा बुलंद हुआ था। उसे बेक वक्त उस पर टूट के प्यार आ रहा था। नहीं, गैरों से उधार लेना मेरी फहरिस्त में शामिल नहीं है। मिराल शाह की लापरवाही और एटीट्यूड हनूज कायम था। तुम्हें मेरे दिए के तोहफे कैसे लगे थे? हाजी खान उसके जवाबात से हर्ट हो रहा था, इसलिए बात घुमा गया। देखे ही नहीं, मुलाजमा को दे दिए थे। मिराल शाह ने आंखें घुमाते हुए मैसेज टाइप करते निचला होंठ दांतों तले दबाया था। अब उसे ये तो बताने से रही, वो पूरा दिन उसी के तोहफे पहन पहन के घूमती रही थी। वो उसके इतने प्यार से दिए गए तोहफे मुलाजमा को दे चुकी थी। हाजी खान का दिल एक दफ़ा फिर किरचियों में तकसीम हुआ था। वो सब्र के घूंट भरता उसके मैसेज का जवाब सोचने लगा, लेकिन वो चाह के भी कुछ टाइप नहीं कर पाया। हाजी खान ने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने की गर्ज से साइड टेबल पे मौजूद लैंप पे जोर से अपने हाथ का मुक्का बना के मारते हुए खुद को जख्मी किया था कि शायद कुछ सुकून महसूस कर सके, लेकिन वो मजीद बेसुकून हुआ था। वो उसकी दिल की कैफियत क्यों नहीं समझती थी। मुझे चोट लगी है। जब बाएं हाथ से बिलबिल खून गिरता उसकी बेडशीट दागदार करने लगा। हाजी खान के दिल में न जाने क्या समाई जो ये मैसेज टाइप कर गया। वो देखना चाहता था कि अब वो आज भी उसके लिए उतना ही तड़पेगी जितना उस रात तड़पी थी जब उसके पेट में गोली लगी थी। मिराल शाह जो कब से उसके मैसेज का इंतजार कर रही थी, 5 मिनट बाद उसका मैसेज मौसूल होते हुए उसका दिल उछल के हलक में आया। कैसे, कहाँ, कब? मिराल शाह बेसाख्ता बेचैनी से एक साथ 3 से 4 सवाल कर गई। वो भूल चुकी थी अभी उसे हाजी खान को मजीद तंग करना है। हाजी खान उसके मैसेजेस में खुद के लिए इतनी बेचैनी महसूस करती। काफ़ी देर बाद यूं खुल के मुस्कुराया था। लेफ्ट हैंड पे लगी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, खून भी बहुत ज़्यादा निकल रहा है।
وہ کسی کو اپنے زخموں کی ہوا نہ لگنے دینے والا آج پہلی دفعہ میرال شاہ کو تفصیل سے اپنے ہاتھ کے زخم کے متعلق بڑھا چڑھا کے بتاتا، اپنے ہاتھ پہ پھونک مارتے مسکرایا تھا۔ اسے اس زخم پہ بالکل بھی درد نہیں ہو رہا تھا، وہ جو گولی سے نہیں ڈرتا تھا تو یہ معمولی سا زخم اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ کیسے لگی؟ ابھی تو بات کر رہے تھے مجھ سے، دھیان کہاں تھا تمہارا؟ اوپر لگاؤ کچھ، اور مجھے تصویر بھیجو کتنی لگی ہے؟ وہ پریشانی سے تفصیلی میسج ٹائپ کرتی اسے سینڈ کرتے ہی اس کے رپلائی کا انتظار کرنے لگی۔ میرال شاہ کے چہرے پہ فکرمندی کے تاثرات واضح تھے۔ میرال شاہ کا میسج پڑھتے ہی حاجی خان نے ایک نظر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا تھا جہاں سے پہلے ہی بل خون نکل رہا تھا، لیکن حاجی خان کو اپنے معصوم پاکستانی ہونے کا ثبوت دینا تھا اور وہ دے رہا تھا۔ وہ اگلے ہی پل فون سائڈ پہ رکھتے اپنا بایاں ہاتھ مزید دبا کے پہلے سے زیادہ خون نکالتا، معصومیت سے اپنے زخم کی طرف دیکھتے اپنے فون کا کیمرہ آن کر گیا۔ اپنے ہاتھ کی ہر اینگل سے تصویر بناتے ہوئے اس نے میرال شاہ کو سینڈ کی تھی۔ اسے یہ کام کرتے ہوئے عجیب سا لطف محسوس ہو رہا تھا۔ دوسری طرف موجود میرال شاہ اس کا لہو لہان ہاتھ اور خون سے داغدار اس سفید بیڈ شیٹ کو دیکھتی اپنا دل تھام گئی۔ اس کے ہاتھ میں ابھی تک اپنی دی گئی واچ دیکھتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے آرزوں پہ بہے تھے۔ واچ ہنوز سلامتی، صرف اس پہ خون کے کچھ چھینٹے گرے تھے۔ میرال شاہ اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھتی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اسے اپنے زخم کی اتنی تکلیف محسوس نہیں ہوئی تھی جتنا اس کا زخمی ہاتھ دیکھ کے دل میں درد اٹھ رہا تھا۔ کیسے لگی ہے؟ کیا تم نے اوپر بینڈیج کی؟ وہ اپنے آنسو بے دردی سے اپنے گالوں سے رگڑ کے صاف کرتی اسے پھر سے میسج کرنے لگی۔ نہیں، کوئی بینڈیج کرنے والی ہے ہی نہیں، اور اگر ہاسپٹل کبھی کسی زخم کی بینڈیج کروانے چلا جاؤں تو ساری محبوب میٹیریل بول بول کے چھیڑتی ہیں۔ ہائے، حاجی خان نے جس قدر معصومیت سے میسج لکھا تھا میرال شاہ نے اتنی معصومیت سے بالکل نہیں پڑھا تھا۔ اس کا یہ میسج پڑھ کے رونا بھول چکی تھی۔ اس کا یہ معصومیت سے لبریز میسج پڑھ کے اس پہ پیار کے بجائے غصہ آیا تھا، لیکن ہمارا معصوم سا میجر خان کیا کرتا؟ وہ تو بس سچ اس کے گوشے گزار کر رہا تھا۔ کون ہے یہ سالی کمینیاں؟ کیا ان کے گھروں میں باپ بھائی نہیں ہیں؟ پتہ نہیں، میں نے کبھی پوچھا نہیں، کیا اگلی بار پوچھوں؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ان کے منہ لگنے کی، اور بینڈیج کرو خود ہی۔ لیکن مجھے بینڈیج کرنی نہیں آتی، تم صبح آ کے کر دینا۔ وہ لگے ہاتھ اسے ایک دفعہ پھر خان مینشن میں انوائٹ کرنے لگا۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا، اسے بینڈیج کرنی نہیں آتی، حتیٰ کہ وہ اور میجر شاہ ایک دوسرے کے زخموں کی کافی اچھی بینڈیج کر لیا کرتے تھے۔ وہ اب ٹیشو اٹھا کے اس کے تحفے میں دی گئی واچ سے خون کے چھینٹے صاف کر رہا تھا۔ میرال شاہ نے پرسوچ نگاہوں سے اس کے میسج کو دیکھتے اپنے دھڑکتے دل پہ ہاتھ رکھا۔ یوٹیوب کی کوئی ویڈیو بھیجتی ہوں، وہاں سے بینڈیج کا طریقہ سیکھ لینا۔ وہ اس کی بات ماننے کے بجائے اسے مشورے سے نوازتی، ساتھ ہی یوٹیوب سے اس سے متعلق ایک ویڈیو سرچ کرتی اسے سینڈ کر گئی۔ حاجی خان نے اس کا میسج پڑھنے کے بعد اس یوٹیوب ویڈیو کا لنک دے کے منہ چڑھایا تھا۔ نہیں، مجھے خود نہیں کرنی، تم صبح آ کے کر دینا پلیز، وہ معصومیت سے فرمائش کرنے لگا۔ تم جانتے ہو میں نہیں آ سکتی۔ میرال شاہ اس کی ضد پہ اسے سمجھانے والے انداز میں گویا ہوئی تھی۔ وہ اس گھر میں دوبارہ نہیں جا سکتی تھی جہاں سے اسے انسلٹ کر کے نکالا گیا تھا۔ ہاں، وہ کئی بار اس سے معافی مانگ چکا تھا، لیکن وہ اپنی انسلٹ بھول نہیں سکتی تھی۔ حاجی خان نے اس کے اس رپلائی کے بعد اسے مزید فورس نہیں کیا۔ وہ اسے رپلائی دیے بغیر فون رکھتا، اپنے ہاتھ سے نکلتے خون پہ انگلی ٹریس کرتا۔ بیڈ شیٹ پہ اس خون سے میرو لکھنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ دوسری طرف موجود میرال شاہ اس کے رپلائی کے انتظار میں پاگلوں کی طرح اس کی چیٹ کھول کے بیٹھی ہوئی تھی۔ کر لی بینڈیج؟ تقریباً 10 منٹ بعد میرال شاہ نے اسے فکرمندی سے میسج کیا۔ بیپ کی آواز نے جلدی سے اس کا میسج پڑھنے لگا۔ اسے امید نہیں تھی وہ پھر سے اس سے میسج کرے گی۔ نہیں، فائدہ بینڈیج ضائع کرنے کا، جب میں کسی کے لیے ضروری ہی نہیں ہوں۔ زخموں پہ مرہم وہاں رکھے جاتے ہیں جہاں ہماری تکلیف پہ ہم خود یا کوئی دوسرا تڑپ اٹھے، لیکن میری تکلیف پہ نہ تو مجھے خود کو درد محسوس ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا میرے لیے تڑپتا ہے، تو اسی لیے سوچ رہا ہوں بینڈیج ضائع نہیں کرتا۔ چھوٹا سا زخم ہے، کل تک ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ دائیں ہاتھ سے تیزی سے ٹائپ کرتا اسے میسج سینڈ کرتے گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ میرال شاہ جو پہلے ہی اس کے زخم پہ تڑپ رہی تھی، اس کا یہ میسج پڑھ کے اس کی تڑپ میں اضافہ ہوا۔ وہ آخر ایسا کیسے بول سکتا تھا کہ اس کے زخم پہ کسی دوسرے کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی؟ میرال شاہ کی آنکھوں میں پھر سے آنسو چمکے۔ کل تک ٹھیک نہیں ہوگا؟ میرال شاہ نے اپنی نم آنکھیں رگڑتے ہوئے بے بسی سے یہ میسج ٹائپ کیا تھا۔ وہ اسے چاہ کے بھی بتا نہیں سکی وہ اس کا یہ زخم دیکھ کے کس قدر تڑپ رہی ہے۔ نہیں ہوگا تو پرسوں الوینا سے بینڈیج کروا لوں گا، اس نے مجھے عید کے تیسرے روز اپنے گھر انوائٹ کی ہے۔ حاجی خان نے معصومیت سے ہوا میں تیر پھینکا تھا جو سیدھا میرال شاہ کے دل میں جا کے پیوست ہوا تھا۔ کون الوینا؟ وہی میسنی جو تمہارے ساتھ بار میں آیا کرتی تھی؟ وہ رونا بھول کے غصے سے میسج ٹائپ کرتی سینڈ کر کے اس کے میسج میں جیلسی محسوس کرتے حاجی خان کے دل پہ کیسے ٹھنڈک پھوار پڑی تھی۔ بہت نائس اور سینسیبل لیڈی ہیں۔ حاجی خان نے معصومیت سے جلدی پہ پیٹرول چھڑکا تھا۔ میجر
मिराल शाह ने गुस्से से पागल होते चीखते हुए ये मैसेज टाइप किया, यस अपनी खैर मनाओ तुम। वो गुस्से से मैसेज टाइप करके उसे सेंड करती अपनी अलमारी की तरफ बढ़ती। सुबह खान मेंशन जाने के लिए कपड़े तलाशने लगी। वो उस वक्त शदीद गुस्से में थी। वो होता कौन था उसके अलावा किसी दूसरी लड़की का जिक्र भी अपनी जुबान पे लाने वाला। बात पर्सनल प्रॉपर्टी पे आ चुकी थी और मिराल शाह को अपनी प्रॉपर्टी में शराकत दारी मंजूर नहीं थी। दूसरी तरफ मौजूद मेजर खान उसका मैसेज पढ़ने के बाद नासमझी से उसके मजीद मैसेजेस का इंतजार करने लगा, लेकिन उसे मजीद कोई मैसेज मौसूल नहीं हुआ था। ऐसी कौन सी तैयारियां जो ख़त्म नहीं हो रही हैं तुम सबकी? दोपहर के 5 बज रहे थे। दूसरे दिन की कुर्बानी हो चुकी थी। सबको खान मेंशन की तरफ निकलना था। सब तकरीबन पिछले आधे घंटे से तैयार हो रहे थे, जबकि आहांचा जो सुबह से तैयार होकर बैठा था उन सबको लेट होते देखे वो लाउंज में खड़ा होता अपनी भारी आवाज़ में धाड़ता उन सबको होश दिलवा रहा था। उसकी धाड़ पे अज़ीम शाह तेजी से अपने कमरे से बाहर निकलता हाथ उठा चुका था। साथ ही साथ नीचे से सब बड़े और मिराल शाह भी अपने कमरे से निकल चुकी थी। बॉस मैं रेडी हूँ, शांत हो जाएं। ब्राउन शलवार कमीज में मलबूस अज़ीम शाह बरियोजिमा होते हुए बोला था, जिसे देख के आहांचा ने आंखें घुमाई थीं। वो जानता था वो उसी की तरह बीवी के लिए उतावला होता था, लेकिन आज वो इतना रिलैक्स कैसे था आहांचा समझ नहीं पाया। समझता भी कैसे? अज़ीम शाह ने उसे बताया थोड़ी था वो रात से अपनी बीवी के साथ उसे फजर के वक्त खान मेंशन छोड़ के आया था। अभी आहांचा मजीद कुछ बोलता जब काजिम शाह और रेजल शाह सीढ़ियों से उतरते दिखाई दिए। क्यों इतना उतावला हो रहा, इतनी जल्दी है साले से मिलने की? काजिम शाह उसे आंखें दिखा के गोया होता तेजी से सीढ़ियां उतर रहा था। अज़ीम शाह ने प्यार से मुस्कुराते हुए उसके बाजों से अजमीर शाह को पकड़ते उसके गालों को चूमा था। ग्रे बेबी आउटफिट में मलबूस अजमीर शाह खिलखिलाया था। तौसीक कीजिए, साले की छोटी बहन से मिलने की जल्दी है, जिन्होंने किसी टीचर की तरह इनके लिप्स पे फिंगर रखवा के इन्हें कीप क्वाइट करवा देने और इन्होंने इश्क में पागल होते हुए उनकी इस अदा पे भी सदके वारी जाना है। जुरेश शाह जो काजिम शाह के पीछे मिरहा शाह के साथ सीढ़ियां उतर रहा था, चेहरे के जाविये बिगाड़ते हुए उसने काजिम शाह की तौसीक करना अपना फर्ज समझा था। जुरेश शाह के जुमले पे सबका कहका बेसाख्ता था। आहांचा ने उसे गुस्से से आंखें दिखाई थी। आहांचा तकरीबन पिछले 15 मिनटों से अपना स्पीकर फाड़ फाड़ के सबको जल्दी तैयार होने की हिदायत दे रहा था, जिसपे वो दोनों तपे हुए थे, क्योंकि काजिम शाह और जुरेश शाह दोनों को ही अपनी बीवियों की तैयारी सराहने का मौका नहीं मिला था। तुम लोगों में मेहमान बनने के आदाब, माशरत, तमीज़ और इखलाक की कमी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में नहीं है, क्योंकि मैं सैयद आहांचा हूँ, वक्त की पाबंदी करने वाला। अगला बंदा हमारा इंतज़ार कर कर के आधा हो जाए। अभी आहांचा उन्हें तमीज़ सिखाता हुआ बाहर की जानिब बढ़ा था जब काजिम शाह ने उसकी बात काटी थी। हाँ, वक्त की पाबंदी और सैयद आहांचा दो मुख्तलिफ टॉपिक हैं। और मेरी जान तो इतनी खुशफहमी मत पाल, तेरा इंतज़ार वहाँ पे कोई भी नहीं कर रहा। काजिम शाह ने सर झटक के कहका लगाते उसे सुलगाया था। जुरेश शाह का कहका बेसाख्ता था। बाकी सब तासिब से उनकी तरफ देख रहे थे, जबकि अज़ीम शाह अपने भतीजे में मसरूफ उनके साथ बाहर पोर्च की तरफ बढ़ा था। दिल को दिल से राह होती है, अब तुम लोगों को अपनी धड़कनों की आवाज़ तो सुनाने से राह। मैं कसम खा के कह सकता हूँ सैयद आहांचा का इंतज़ार किया जा रहा है और शिद्दत से किया जा रहा है। आहांचा अपने भूरे बालों में हाथ फेर के इतरा के बोलता उन दोनों की हंसी को ब्रेक लगवाते हुए अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बैठने वाला था, जब अज़ीम शाह ने नफ़ी में सर हिलाते उसके हाथ से गाड़ी की चाबी छीनी। आहांचा के शिद्दत पसंद और पुख्ता लहजे पे सब एक पल के लिए रोंगटे खड़े हुए थे। हाँ, अब बोले कोई यूं कसम खा के? अज़ीम शाह ने आहांचा की साइड लेते हुए काजिम शाह और जुरेश शाह को चिढ़ाया था, जो उसे घूर के देखते हुए अपनी अपनी गाड़ियों में सवार हो रहे थे। बाप को अलग गाड़ी में बैठते देख के अजमीर शाह ने गला फाड़ फाड़ के रोना शुरू किया। उसके रोने पे वो अगले ही पल गाड़ी से बाहर निकलता तासिब से सर हिलाते अज़ीम शाह के बाजों से अजमीर शाह को पकड़े उसे अपने सीने से लगाए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। मुझे ड्राइव करने दे, काफ़ी दिन हुए स्टीयरिंग घुमाए। आहांचा नाक चिढ़ा के बोलता अज़ीम शाह के हाथ से चाबी छीनने वाला था जब वो अपना हाथ पीछे कर गया। नहीं, चुपचाप पैसेंजर सीट पे बैठें, अभी आपके बेड रेस्ट करने के दिन है। और आप अभी अज़ीम शाह उससे मसनूई अंदाज में टपटता हुआ अपना जुमला मुकम्मल करता जब अपनी गाड़ी में बैठते जुरेश शाह ने शरारत से उसकी बात काटी। व्हाट बेड रेस्ट, आर यू सीरियस लाला, आप प्रेग्नेंट कब हुए? जुरेश शाह हंस के नया शोशा छोड़ता आहांचा की गालियां सुने बगैर अपनी गाड़ी शाह हवेली से जन से भगा ले गया। उसके साथ बैठी मिरहा शाह से अपनी हंसी रोकना महाल हुआ था। काजिम शाह और अज़ीम शाह का कहका बेसाख्ता था। सच शुक्र था अजमीर शाह में मसरूफ एजल शाह ने अपने लाला की इतनी बेबाक बात नहीं सुनी थी। आहांचा गुस्से से मुंह में जुरेश शाह को गालियां बकता पैसेंजर सीट पे बैठा। आप ही हमारे साथ चलें ना। मिराल शाह को अपनी गाड़ी में सवार होते देख के अज़ीम शाह ने गाड़ी को हॉर्न देते हुए उसे अपनी तरफ मतवज्जे किया था, जिसपे सर हाँ में हिलाती उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ चुकी थी।